राकेश लगातार अपने खेतों में काम कर रहा था और साथ ही बगल वाले खेत में मुकेश लेटा हुआ था। राकेश को लगातार काम करता देख मुकेश उससे कहता है। अरे राकेश, थोड़ा आराम भी कर लिया कर भाई। कब से काम कर रहा है? आराम करूंगा तो काम कैसे होगा भैया। और वैसे भी ऊपर वाले ने शरीर काम करने के लिए ही तो दिया है। यह है रामनगर गांव का राकेश, जो कि बहुत ही मेहनती और दयालु था। साथ ही वह भगवान की हर रोज पूजा पाठ किया करता था। दूसरी तरफ मुकेश का खेत भी किशोर के बगल में ही था। मुकेश थोड़ा कामचोर और लालची किस्म का व्यक्ति था। वह अपने खेतों में काम कम और आराम ज्यादा करता था। सुबह से दोपहर हो गई। राकेश ने आधे से ज्यादा खेत की खुदाई कर दी। अब राकेश को जोरों की भूख लगी, तो उसने अपना रोटी का डब्बा खोला और पेड़ों की छांव में बैठ गया। सब्जी की खुशबू से मुकेश जाग गया, आकर बैठ गया। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। भैया राकेश, जरा मुझे भी तो अपना खाना चखा। हाँ, लो ना भाई। लेकिन देखते ही देखते मुकेश राकेश का सारा खाना खा जाता है और कहता है। मुझे माफ करना राकेश भाई, स्वाद स्वाद में मैं सारा खाना खा गया है। तुम्हारे बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, कुछ ही देर में मैं घर चला जाऊंगा, फिर वहीं जाकर खाना खा लूंगा। वाह, मजा ही आ गया। इस राकेश को भी बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज राकेश अपना एक आलू उखाड़ता है और देखता है कि उसकी जड़ में बहुत सारे अच्छे आलू लगे हुए हैं। और इसे देख राकेश खुश होकर कहता है। वाह, क्या बढ़िया आलू की खेती हुई है इस बार। पास में ही अपने खेत में खड़ा मुकेश यह देख रहा था। अरे वाह, इसके खेत में क्या बढ़िया आलू हुए हैं। मेरे में भी ऐसे ही आलू हुए होंगे। मैं अभी जाकर देखता हूँ। लेकिन जब वह पौधा उखाड़ कर देखता है तो उसके खेत में छोटे और थोड़े आलू ही होते हैं। यह देख मुकेश को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो झूठी ही राकेश से कहता है कि उसके खेत में बहुत ही अच्छे आलू हुए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे खेत में भी अच्छी फसल हुई है। कल ही चलकर बाजार में आलू बेच आते हैं। हाँ ठीक है। अगले दिन दोनों अपने अपने आलू लेकर बाजार आ जाते हैं। मुकेश भाई, आज तो आलू की अच्छी कीमत है, फिर भी आप इतने थोड़े ही आलू क्यों लाए हो? वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है भैया, इसीलिए थोड़ा ही आलू निकाल पाया। फिर दोनों के पास ग्राहक आने लगते हैं और शाम तक उनके सारे आलू बिक जाते हैं। घर आकर मुकेश अपनी पत्नी से कहता है। तुम जानती हो, इस साल बाजार में आलू के अच्छे दाम हैं और इस बार मेरे और राकेश के अलावा गांव में किसी और ने आलू की फसल नहीं उगाई और उस राकेश के खेतों में तो आलू की पैदावार बहुत ही अच्छी हुई है। हमें अब जल्दी ही उसका कुछ करना होगा, नहीं तो वह ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो जी, हमें जल्द से जल्द कोई तरकीब सोचनी होगी। रात को वह दोनों राकेश के खेतों की ओर जाते हैं। वहाँ देखो तो राकेश के खेतों में कितने सारे आलू लगे हुए हैं, वो भी इतने मोटे मोटे। इनको बेचकर तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। इस बार हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। चलो चलो, अब जल्दी करो, पहले उसके खेत से फिर अपने खेत से सारे आलू निकालने हैं। वो दोनों मिलकर रात में ही सारे आलू निकाल लेते हैं और बोरियों में भरकर सारे आलू को अपने घर ले आते हैं। फिर घर के स्टोर रूम में वह सारे आलू छुपा देते हैं। उधर अगली सुबह राकेश जब अपने खेतों में जाता है तो वहां पर आलू ना पाकर वह खूब रोता है। भगवान, ये क्या हो गया? आखिर किसने मेरे खेतों के सारे आलू निकाल लिए? अब मैं क्या करूंगा? तभी मुकेश भी झूठी दिलासा देने लगता है। अब होनी को कौन टाल सकता है। राकेश, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना भाई, जिस किसी ने भी मेरे साथ ऐसा किया है ना, वह कभी खुश नहीं रहेगा। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि मैं कितना खुश हूं। कुछ दिन बाद अब आप जल्दी जाइए जी और बाजार में जाकर ये आलू बेच आइए। सुना है बाजार में इस आलू की अच्छी कीमत मिल रही है। सुनने में तो ये भी आया कि राकेश भाई ने और आलू लगा दिए हैं। अरे तो कौन सा भी उग जाएंगे। जब तक उसके आलू तैयार होंगे तब तक तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे
और रही आलू बेचने की बात, तो अभी नहीं, कुछ दिन बाद बेचूंगा, जब दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। कुछ दिनों बाद जब बाजार में आलू मिलने बंद हो जाते हैं और लोग आलू के लिए परेशान हो जाते हैं। अरे भैया, कितने दिन हो गए बाजार में आलू ही नहीं आ रहे हैं, बताओ। भैया, मेरी बेटी तो कब से कह रही है बाबा आलू के पराठे खाने हैं, लेकिन आलू लाऊ कहाँ से समझ नहीं आ रहा है। मुकेश उनकी यह बात सुन लेता है। देखो भैया, मैं तुम्हें कुछ आलू लाकर दे सकता हूँ, लेकिन वो महंगे मिलेंगे, 200 रुपये किलो। कोई नहीं भाई, ले आना, अब खाने तो है ही ना, इसमें इतना सोचना क्या, बस तुम कल ले आना। मुकेश खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तुम्हें पता है, आज बाजार में लोग 200 रुपये किलो तक के आलू खरीदने को भी तैयार हैं। मैंने भी कह दिया, मैं आलू ले आऊंगा, लेकिन 200 रुपये से नीचे नहीं दूंगा। क्या 200 रुपए किलो आलू? अब तो हमारे भाग खुल गए जी, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। चलो चलो, मैं अभी तुम्हें आलू निकाल कर देती हूँ। सीमा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अंदर ढेर सारे बड़े बड़े चूहे होते हैं जो बड़े मजे से आलू को खा रहे होते हैं। अरे चूहा कहाँ से आ गए? हे भगवान, मेरे सारे आलू खा लिया इन चूहों ने, अब मैं क्या करूंगा? दोनों लालची पति और पत्नी सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और उधर राकेश के घर एक भूखे साधु बाबा आते हैं, जिन्हें किशोर अपने हिस्से की रोटी भी खाने को दे देता है। अब उसके घर में कुछ भी नहीं बचा होता। बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब पता लगा लेते हैं। फिर वह किशोर को एक बोतल में गंगा जल देते हैं और उसे अपने खेतों में छिड़कने के लिए कहते हैं। किशोर वह गंगा जल अपने खेतों में जाकर छिड़क देता है। अगले दिन जब राकेश अपने खेत में आता है तो उसके खेतों में आलू पककर तैयार हो जाता है। यह जादुई आलू देख किशोर बहुत खुश होता है। फिर वह जैसे ही आलू का पौधा निकालता है तो उसकी जगह नए आलू अपने आप ही उग जाते हैं। यह देख किशोर बहुत खुश होता है। फिर उन आलू को ले जाकर बाजार में बेच आता है 200 रुपए के हिसाब से। अब उसकी काफी कमाई होने लगती है और कुछ ही दिनों में वह बहुत अमीर हो जाता है। रामनगर नाम के गांव में गोपी नाम का व्यक्ति रहा करता था। रामनगर में रहने वाले बाकी किसान अपने खेतों में अनाज और सब्जियों की फसलें उगाया करते थे। वहीं गोपी अपनी जमीन पर फलों की खेती किया करता था। गोपी का फलों का बहुत ही सुंदर बगीचा था, जहां उसने बहुत तरह के फल उगाए हुए थे। देखो तो जरा, कितना अच्छा बगीचा लग रहा है। इसे देखकर तो मेरा मन खुश हो जाता है। हर तरफ से फलों की ही खुशबू आ रही है। वाह, आज पके हुए कुछ फल तोड़कर बाजार में बेच कर आता हूँ। गोपी शाम को सारे फल थोड़े थोड़े तोड़ लेता है और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच आता है। उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। शाम को गोपी अपने घर आता है। शांति, अरे ओ शांति, ये लो, ये पैसे संभाल कर रख लो। सूरज की अगले महीने की फीस भिजवानी है। क्या इससे सूरज की फीस हो जाएगी? नहीं नहीं, ये तो अभी बहुत कम है, अभी कुछ और समय लगेगा। गोपी का एक बेटा था, सूरज, जो पढ़ाई के लिए गांव से शहर गया हुआ था। अगली सुबह। शांति, मैं बगीचे में फल तोड़ने जा रहा हूँ। आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आज थोड़े ज्यादा फल तोड़ूंगा ताकि जल्दी से पूरे पैसे जमा कर सकूं। वैसे भी हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सूरज अगले हफ्ते तक घर आ जाएगा। ठीक है जी, आज ना मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फल तोड़ने में आपकी मदद करूंगी तो काम भी समय से हो जाएगा। उसके बाद दोनों अपने बगीचे में जाते हैं। वाह जी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, चलो चलो, अब जल्दी से काम पर लग जाते हैं। दोनों सभी फलों को थोड़ा थोड़ा तोड़कर कुछ टोकरियों में भर लेते हैं। शांति, अब तुम ना घर जाओ। मैंने सुबह ही टेम्पू वाले को बोल दिया था, वह आता ही होगा। उसी में रखकर मैं ये सारे फल बेच कर आऊंगा। और शांति अपने घर आ जाती है। अशोक अपना गाड़ी लेकर गोपी के बगीचे में आता है और वह इतने सारे फल देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह गोपी भाई, क्या बगीचा तैयार किया है आपने, एकदम रसीले फल है। सब भगवान की दुआ है। उसी गांव में चंदू रहता था, जो गोपी का पड़ोसी था। अरे, ये गोपी अपने फलों से भरी गाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है?
मुझे भी इसी की तरह फलों का बगीचा लगाना चाहिए था। चंदू गोपी के फलों की पैदावार से बहुत जलता था। इधर गोपी सारे फल बाजार ले जाता है। आज फिर गोपी को उन ताजे फलों के अच्छे पैसे मिलते हैं। रात को गोपी अपने घर आ जाता है जी आप ना जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। और वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। तुम्हें पता है शांति, ताजे फल देखकर न सारे दुकानदार वाले मेरे फलों को खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। देखना, अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों उठते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी गांव का सेठ वहां आता है। अरे गोपी, कैसे हो तुम? तुम्हारे बगीचों की चर्चा तो दूर दूर के गांव तक हो रही है। अच्छा सुनो, मेरी बेटी को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मुझे बहुत सारे ताजे फल चाहिए। हाँ हाँ सेठ जी, मैं आज शाम को ही फल तोड़ लूंगा। आपके आदमी कल सुबह किसी भी समय आकर फल लेकर जा सकते हैं। ऐसा बोलकर सेठ वहां से चला जाता है। गोपी भी बहुत खुश था। आज उसे फलों को लेकर बाजार नहीं जाना था। गोपी अपने बगीचे में जाता है और फल तोड़ने लगता है। ऐसे ही गोपी सारे फलों को एक एक टोकरी में भर लेता है। बस कुछ और आम तोड़ लेता हूँ। उस पेड़ पर अभी सिर्फ 5 आम ही बचे थे। गोपी उन आम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह आम टूट ही नहीं रहे थे। अरे, ये पेड़ पर 5 ही आम है, लेकिन कब से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, टूट ही नहीं रहे। लगता है ये आम अभी पके नहीं है, इसीलिए नहीं टूट रहे। गोपी उस आम को छोड़कर दूसरे आम के पेड़ से आम तोड़ता है और शाम तक सारे फल अपने घर ले जाता है। ये लो, मैंने सारे फल बाहर वाले कमरे में रखवा दिए हैं। कल सेठ जी के आदमी इन्हें ले जाएंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आज तो आपको बाजार भी नहीं जाना पड़ा। वह दोनों रात को खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह जब गोपी उठता है तो वह हैरान रह जाता है। अरे हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे सारे फल कहाँ चले गए? अरे क्या हो गया? मुझे लगा आपने सुबह सुबह ही फल सेठ जी के यहाँ भिजवा दिए होंगे। अरे नहीं शांति, हमारे सारे फल चोरी हो गए। मैं तो अभी सोकर उठा हूँ। और वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। सेठ जी के आदमी कभी भी आते होंगे। मुझे जल्दी जाकर और फल तोड़ने होंगे। अगर फल कम हुए तो सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। तभी सेठ का एक आदमी वहां आ जाता है। मुझे माफ कर दो, वो कल शाम को मैं फल। अरे गोपी भाई, यह अपने पैसे पकड़ो, अभी ज्यादा बात करने का समय नहीं है। सेठ जी को आपके भेजे हुए फल बहुत पसंद आए हैं। पूरे घर में आपके भेजे हुए ताजे फलों की खुशबू आ रही है और पूरा घर महक उठा है। यह लो अपने पूरे पैसे। अभी मैं चलता हूं, मुझे बाजार से मिठाइयां भी लेकर जाना है। लेकिन मैंने तो कोई फल भेजे ही नहीं, तो यह कैसे हो सकता है? गोपी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। क्या पता सेठ के आदमी रात को खुद ही सारे फल ले गए हों। अरे शांति, तुम भी कमाल कर रही हो। ऐसे बिना बताए वो लोग हमारे घर में कैसे घुस सकते हैं? ऐसे काम तो चोर ही करते हैं ना? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सेठ जी के पास जाकर उनको सब बता दूंगा कि मैंने कोई फल उनके यहाँ नहीं भेजे। मेरे सारे फल तो चोरी हो गए थे। उस दिन गोपी बगीचे में भी नहीं गया। अगली सुबह शांति, मैं सेठ जी से मिलने जा रहा हूँ। जाने से पहले अपने बगीचे से कुछ फल तोड़कर ले जाऊंगा। जी, जैसा आपको सही लगे। गोपी सुबह सुबह अपने बगीचे में जाता है तो कुछ फलों के पौधे टूटे हुए थे और एक आदमी आम के पेड़ को पकड़कर रो रहा था। अरे ये सब क्या हो गया मेरे बगीचे को? चंदू, तुम यहाँ मेरे आम के पेड़ को पकड़कर क्या कर रहे हो? तभी उस आदमी के हाथ उस पेड़ से अपने आप छूट जाते हैं और वो भागकर गोपी के पैरों में गिर जाता है। अरे मुझे माफ कर दो गोपी भाई, आपके बगीचे के फल देखकर मैं लालच में आ गया था। मैंने ही आपके घर से वो सारे फल चुराए थे और अपने घर में छुपाकर रख लिए, पर जब मैंने बाद में देखा तो वहां एक भी फल नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि सारे फल आखिर कहाँ गए, इसलिए मैं रात को आपके बगीचे को बर्बाद करने यहाँ आया था। लेकिन जैसे ही मैंने इस आम के पेड़ को काटने के लिए से हाथ लगाया तो मेरे हाथ इसके साथ चिपक गए, मानो मुझे किसी ने पकड़ लिया हो।
वो तो अब तुम आ गए हो तब जाकर मैं इस पेड़ से अलग हुआ हूँ। मुझे माफ कर दो भाई, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे अगर तुम्हें फल चाहिए थे तो तुम मुझसे कह देते, मैं खुद तुम्हें दे देता, लेकिन तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर दो, तुम्हारी खुशी देखी नहीं गई मुझसे, मैं लालच में आ गया था। ठीक है, तुम जाओ यहां से। चंदन वहां से चला जाता है और गोपी उस पेड़ को देखने लगता है और उसे हाथ लगाकर देखता है। ये चंदू क्या बोल रहा था? पूरी रात उसके हाथ इस आम से अपने आप कैसे चिपक सकते हैं? कहीं यह पागल वागल तो नहीं हो गया? तभी उस आम के पेड़ से एक आवाज आती है। गोपी, तुम बहुत मेहनती हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारी मेहनत कोई और ले जाए, इसलिए उस चंदू को मैंने ही पूरी रात पकड़ रखा था और इसकी चोरी किए हुए सारे फल मैंने ही सेठ के घर भिजवाए थे। यह सब सुनकर गोपी हैरान हो जाता है। अरे तुम तो हमारी तरह बोल रहे हो। क्योंकि मैं एक जादुई आम हूं और मैं मेहनती किसानों की मदद करता हूं। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद जादुई आम के पेड़। इसके बाद गोपी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। सोनपुर नाम के एक गांव में मिंटू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक गरीब किसान थे। वह खेत की एक छोटी सी जमीन पर फसल उगाकर उसी से अपना घर चलाया करते थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे, इसलिए कभी कभी उन्हें कुछ दिन सादा भात खाकर भी काम चलाना पड़ता था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। बेटा, खाने में तो बस आज यह सादा भात बना है। कुछ दिनों से सब्जियां बेचकर तेरे पिताजी की अच्छी कमाई नहीं हो रही, इसलिए घर में खाने को और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ, तुम मुझे सादा भात ही दे दो। मिंटू देखता है कि पतीले के सारे चावल उसकी माँ उसकी थाली में डाल रही है। उन्होंने अपने खाने के लिए थोड़े से भी चावल नहीं बचाए, तो वह समझ गया कि घर में खाने के लिए सिर्फ इतने ही चावल है। अरे मुझे इतने सारे चावल मत दो माँ, मुझे इतनी भूख नहीं लगी है। तुम मुझे इसमें से आधे चावल ही दो, वरना फिर मेरा पेट दर्द करेगा। अरे लेकिन अभी तो तू कह रहा था तुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो फिर अब क्या हो गया? हाँ, तो इतनी ही भूख लगी है कि इसमें से आधे चावल खा पाऊं। इतने सारे चावल मैं नहीं खा पाऊंगा। इसमें से आधे चावल तुम खा लो, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। मिंटू बहाना बनाकर अपनी माँ को भी आधे चावल खिला देता है, लेकिन इतने से चावलों से उन दोनों का ही पेट नहीं भरता। तभी घर के बाहर मिंटू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने आते हैं। अरे पप्पू, अरे जल्दी से बाहर निकल, चल नदी के किनारे खेलने चलते हैं दोस्त। माँ, मेरे दोस्त आ गए हैं, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। ठीक है माँ। मिंटू अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। तभी खेलते खेलते वह सभी बच्चे बहुत थक जाते हैं। यार, मुझसे तो अब और नहीं खेला जा रहा, मैं तो बहुत थक गया हूँ। मेरा मन कर रहा है कि घर चला जाऊं। हाँ, मेरा भी मन घर जाने को कर रहा है। चलो सब घर चलते हैं। नहीं यार, अभी मैं इतना थक चुका हूं कि चल नहीं सकता। मैं यहाँ थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ, उसके बाद घर जाऊंगा। तो फिर तू यहाँ पर बैठकर आराम कर, हम दोनों घर जाते हैं। ठीक है। मिंटू वहीं पर लीची के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। इस पेड़ के ऊपर कितनी सारी स्वादिष्ट लीची लगी हुई है, लेकिन यह पेड़ तो बहुत ऊंचा है। मैं चाहकर भी इस पेड़ से इन लीची को नहीं तोड़ सकता। आज दिन में मैंने बस थोड़ा सा भात खाया था, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। कितना अच्छा होता अगर यह लीची मुझे अपनी कुछ लीची खाने के लिए दे देता। मिंटू के इतना कहते ही पेड़ से कुछ लीचियां टूटकर मिंटू के पास आकर गिरती है, तो वह हैरान रह जाता है। अरे वाह, मैंने इस पेड़ से लीचियां मांगी तो उसने तुरंत ही लीचियां खाने को दे दी। एक बार और कोशिश करता हूं। लीची के पेड़, मैं तो इन लीची को खाकर अपना पेट भर लूंगा, लेकिन मेरे घर पर मां और पिताजी भूखे हैं। क्या तुम उनके लिए मुझे कुछ लीचियां दे सकते हो? मिंटू के इतना कहते ही टोकरी के अंदर रखी हुई बहुत सारी लीचियां उसके सामने आ जाती है। इसका मतलब यह मेरा भ्रम नहीं है, यह लीची का पेड़ सचमुच में कोई जादुई पेड़ है। तुमने ठीक पहचाना मिंटू, मैं जादुई लीची का पेड़ हूँ।
जो भी नेक दिल इंसान मेरे पास आकर मुझसे कोई भी मदद मांगता है, मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो। हाँ हाँ कहो, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? कुछ दिनों से मेरे पिताजी का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। हमारा एक छोटा सा खेत है। पिताजी उसी खेत में उगी सब्जियां बाजार में बेचते हैं, लेकिन कुछ दिनों से हमारे खेत में सब्जियां ठीक से उग नहीं रही हैं, जिस वजह से घर में पैसों की बहुत परेशानी हो गई है। क्या तुम अपने जादू से हमारे खेत की फसल ठीक कर सकते हो? हमारे खेत में बहुत अच्छी फसल उगे, ऐसा करो ताकि हमारे घर में पैसों की परेशानी खत्म हो जाए। ठीक है मिंटू, तुम आज रात अपने खेत में जाकर खुद पानी देना। कल सुबह तक तुम्हारे खेत की फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। ठीक है जादुई लीची के पेड़, मैं ऐसा ही करूंगा। अब अंधेरा होने वाला है, मुझे अपने घर जाना होगा, वरना मेरी माँ चिंता करेंगी। मिंटू अपने घर आकर अपनी माँ को जादुई लीची के पेड़ के बारे में सारी बात बताता है। अच्छा, यह सब कहानियां बनाने कहाँ से सीखी तूने? मुझे अच्छी तरह पता है। घर आने में तुझे देरी हो गई और मैं तुझे डांटू न, इसलिए मुझे यह कहानी बनाकर सुना रहा है। दिन पर दिन बहुत चालाक होता जा रहा है तू। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने जादुई लीची के पेड़ से पर हमारा खेत ठीक करने के लिए कहा, तो उसने मुझसे कहा है कि मुझे आज रात खेत में पानी देना होगा, तो सुबह तक हमारा खेत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं डांट रही तुझे। अब यह कहानी सुनाना बंद कर, यह लीची खा और सो हो जा। तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? और मैं अभी नहीं सोऊंगा, अभी तो मुझे खेत को पानी देकर आना है, उसके बाद ही मैं घर पर आकर सोऊंगा। इतना कहकर मिंटू अपने खेतों को पानी देने चला जाता है। खेत को पानी देकर वह वापस अपने घर आकर सो जाता है। आज इसे क्या हो गया जो इतनी रात को खेत में पानी देकर आया है? आज खेलकर देर से घर आया था, तो मुझे कह रहा था कि वहाँ पर मुझे जादुई लीची का पेड़ मिला, जिसने मुझे कहा कि अगर मैं अपने खेतों में आज रात को पानी दूंगा तो सुबह तक हमारा खेत बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने कम से कम ये खेतों में पानी डालने तो गया। सभी लोग सो जाते हैं। मिंटू सुबह उठते ही चप्पल पहनकर खेत में जाने लगता है। तभी उसकी माँ उसे टोकते हुए कहती है, अरे ओ साहब जी, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? कम से कम अपना मुंह तो धो लो। नहीं माँ, मैं बाद में अपना मुंह धो लूंगा, पहले मैं अपने खेत को जाकर देखूंगा। यह लड़का भी ना। मिंटू जल्दी से भागा अपने खेत को जाकर देखता है, तो सचमुच उसका खेत ताजा सब्जियों से हरा भरा हुआ रहता है। वह अपने खेत को इस तरह देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह दौड़ता हुआ जल्द से अपने घर वापस आता है। माँ, पिताजी जल्दी से खेत में चलिए, हमारा खेत ठीक हो गया, हमारे खेत में बहुत सारी सब्जियां हो गई हैं। क्या ये तू हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा ना मिंटू? नहीं पिताजी, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलकर देखिए। इस बार मिंटू के माता पिता उसकी बात मानकर उसके साथ खेत की ओर जाते हैं। जब वह अपने हरे भरे खेत को देखते हैं तो उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अनीता, हमारा खेत तो सचमुच बिल्कुल हरा भरा हो गया। हाँ जी, इसका मतलब कल रात को ये बिल्कुल सच कह रहा था। हाँ माँ, उस जादुई लीची के पेड़ ने तो कमाल कर दिया। मैं आज इन ताजा सब्जियों में से जादुई लीची के पेड़ के लिए अच्छी सी सब्जी बनाऊंगी। तू उसके लिए मेरे हाथ की बनी रोटी सब्जी लेकर जाना और कहना तुमने हमारी मदद की, इसलिए माँ ने तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बनाकर भेजी है। ठीक है माँ, मैं ले जाऊंगा। मिंटू के पिताजी खेत से सब्जियां तोड़कर बाजार में सब्जियां बेचने चले जाते हैं और मिंटू की माँ जादुई लीची के पेड़ के लिए सब्जी और रोटी बनाकर तैयार करती है। मिंटू उन्हें लेकर जादुई लीची के पेड़ के पास जाता है। जादुई लीची के पेड़, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। तुमने कल कहा था ना कि अपने खेत को जाकर पानी देना, तो सुबह तक तुम्हारा खेत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, तुम्हारे जादू से अब हमारा खेत बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है चिंटू, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये सब तो तुम्हारी ही मदद से हुआ है।
तुम्हें पता है आज मेरी माँ ने तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बनाकर भेजी है। उन्होंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। तुम इसे खाओगे ना? मिंटू की यह बात सुनकर जादुई लीची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम रो मत। नहीं मिंटू, दरअसल तुम्हारी माँ ने मेरे लिए खाना बनाकर भेजा, इसीलिए मैं भावुक हो गया। आज तक मैंने न जाने कितने जरूरतमंद लोगों की मदद की, लेकिन उनमें से कोई भी कभी मेरा धन्यवाद करने के लिए नहीं आया। मगर तुम्हारी माँ ने मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर भेजा। उनका इतना प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। तुम्हें पता है, जब मैं जादुई फलों की दुनिया में रहता था तब मेरी माँ भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पृथ्वी लोक पर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भेज दिया गया। उस दिन के बाद से मैंने कभी इस तरह से खाना नहीं खाया। तुम्हारी माँ ने मेरे लिए खाना बनाकर जो भेजा है, मुझे अपनी माँ की याद दिलाई है। इससे मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। मुझे तुम्हारी यह बात सुनकर बहुत दुख हो रहा है। तो तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? तुम्हारा तो यहाँ पर मन भी नहीं लगता होगा ना? हाँ मिंटू, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा परिवार हो। तो फिर तुम हमारे साथ मेरे घर चलो। वहां मैं हर रोज तुम्हारे साथ खेलूंगा और माँ अपने हाथों से खाना बनाकर रोज तुम्हें खिलाएंगे। फिर तुम्हें कभी किसी की कमी महसूस नहीं होगी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन मैं तुम्हें अपने घर लेकर कैसे जाऊं? तुम तो बहुत बड़े हो। मैं अपने जादू से अपने आकार को छोटा कर लेता हूँ। फिर तुम घर में पहुंचकर मुझे मिट्टी में बो देना और मुझ में पानी डाल देना। मैं फिर से बड़ा हो जाऊंगा। उसी समय जादुई लीची का पेड़ अपने जादू से बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो चिंटू उसे अपने हाथ में उठाकर अपने घर ले जाता है। वह उसे अपने आंगन में बोकर उसमें ताजा पानी डालता है। तो जादुई लीची का पेड़ फिर से उतना ही बड़ा हो जाता है। उनके आंगन में पहुंचकर जादुई लीची का पेड़ उनके टूटे फूटे पुराने घर को बिल्कुल नया बना देता है। अब वह सभी मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।